बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ हदी मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, रवादारियों और वज़ादारियों की अपनी एक अहमियत है, और ये आज से नहीं, ये सैकड़ों साल पहले से शुरू है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने यहाँ दूसरों को बुलाते रहते हैं, और अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके रिज़्क में दूसरों का हिस्सा होता है, वो आके ले जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपने सर पे उठा के उनके घर जाके दे के आना पड़े। तो काफ़ी अर्सा पहले चौधरी बिरादरान, मेरी मुराद है चौधरी शुजात हुसैन, बीमार रहते, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला और आजला अता फरमाए। चौधरी परवेज़ इलाही, आज से बहुत अर्सा पहले 1986-87 में इन्होंने अपने आबाओ अजदाद चौधरी ज़हूर इलाही, चौधरी मंजूर इलाही और बहुत से जो लोग थे, कहते हैं उनके दौर में इनके घर में 36 अफराद मुलाजमीन समेत होते थे और एक ही दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते थे। तो ये चौधरी बरदरान सियासी तौर पे भी बड़े मकबूल रहे, और ख़ानदानी तौर पे भी, और रस्म रिवाज के हिसाब से भी बड़े इन्होंने अनमिट नकूद छोड़े। तो 1986-87 में इन्होंने, सर्दियों का मौसम था और पूरे पंजाब और पाकिस्तान भर के जितने सियासतदान इनके क्लोज थे उनको सुबह के नाश्ते पर बुलाया, और उस वक्त अखबार की इतला के मुताबिक 21 देगें सिर्फ साग की बनाई थी। फिर पूरे इलाके से इन्होंने दूध इकट्ठा करके मक्खन हासिल किया, मक्खन कीमतन खरीदा गया, लस्सी की चाटियाँ वहाँ रखी गई, और बहुत कुछ पराठे वगैरह थे, तो लोगों ने जी भर कर नाश्ता किया। तो ये नाश्ते की बड़ी धूम थी। छोटे छोटे इसी तरह के और जगह पे भी नाश्तों का अहतमाम होता रहा। चंद रोज कबल हमारे दोस्त डॉक्टर मुख्तार अहमद, जो स्कूल टीचर भी हैं, 100 ये मेर शाह के करीब 170 टन नार के रहायशी हैं। 70 टन नार में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल 70 टन नार में ये टीचर हैं, और 171 मेर शाह में इनकी रहायश है। वो जहानिया आए तो हमें कह गए कि मैं कुछ दिनों तक आप लोगों को बुलाऊंगा, तो आप ज़रूर आइएगा। हम समझे कि शायद किसी बच्चे की शादी होगी या किसी और अजीज की शादी होगी। तो 2-3 दिन के बाद मुझे सुबह फ़ोन आया कि आप लोगों ने आना है, जिसमें गुलाम यासीन कादरी साहब होंगे, सैफुल्लाह गिल साहब होंगे, सईद साहब होंगे और दीगर लोग। और इसी तरह का फ़ोन मुझे काजी साहब ने भी किया कि हम कल सुबह लाला सराई चौक से आपको पिक करेंगे। तो मैं 28 मई 2024 को जो ही लाला सराई चौक पे पहुंचा, तो सैफुल्लाह गिल गाड़ी ड्राइव करते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। मैं सवार हुआ और गाड़ी धीरे धीरे 71 तक मेर शाह रेलवे स्टेशन और अड्डा की तरफ रवाना हुई। रास्ते में सियासी गुफ्तगू भी होती रही, और टीचर सियासत, उस पर भी बहस होती रही, क्योंकि बजट की कुर्बत है, और लीव इन कैशमेंट और दीगर मामला जो थे उसके बारे में बहस व तमहीस जारी थी कि हम 71 मेर शाह पहुँच गए। जब अब उनके डेरे पे पहुँचे तो वहाँ काजी मकबूल अहमद साहब, मोहतरम डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, उनके भाई चौधरी शहजाद चौधरी एडवोकेट साहब, उनके दामाद डॉक्टर अनस, उनके बेटे उसामा, और दीगर वो लोग जो पहले पहुंच चुके थे, जिनका ताल्लुक पंजाब टीचर यूनियन से था, उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। तो हम वहाँ बैठे, नाश्ते में अभी कुछ देर थी। इस अरसे में कुछ और दोस्त भी आ गए, जिनमें अब्दुल तारक नियाजी भी थे, जिनमें मलिक अनवार असलम भी थे, अहमद बख्श ललेरा भी थे, मजहर मोइन भी थे, और कुछ दीगर लोग, जिनमें फ़हद उस्मान, वहाँ मकामी
मिडिल प्राइमरी स्कूल के हेड थे। फिर चकशाना मरकज़ के असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मोहतरम खिदर अब्बास साहब और दीगर लोग भी शामिल थे। तो बातों बातों में इस गर्मियों के नाश्ते के हवाले से बात हुई कि काश ये नाश्ता सर्दियों में होता तो ज़्यादा लुत्फ़ होता, लेकिन चलो जो भी है, ये इन्होंने जैसे अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है, ये काबिल तारीफ़ है। तो कुछ देर के बाद खाना चुन दिया गया और हम जैसे खवी के इस पे टूट पड़े। खाने वानों में नाश्ते की मेज़ पर बहुत कुछ था, जिसमें पाए भी थे, चिकन कौरमा भी था, फिर अपना चने भी थे, पराठे भी थे, खुश्क रोटी भी थी, मीठी लस्सी भी थी, हलवा भी था और बहुत कुछ था। अनवा व अक़साम के खाने थे। तो हर एक ने अपनी हस्ती के मुताबिक खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर अपना दोबारा हम ड्राइंग रूम में आके बैठे। चाय का कप वहाँ पेश किया गया। तो चाय की चुस्कियों पर सियासत, टीचर सियासत पर बहस होती रही। तारक नियाज़ी और काजी मकबूल अहमद इस बाब में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे थे। यासिन कादरी साहब भी, मलक अनवार असलम साहब भी, कि पहले तो हमने खानेवाल में भरपूर मुजाहरा करना है और प्रोग्राम बना कि प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया जाए कि टीचर्स के मसाइल हल किए जाएं। और वहाँ बात हो रही थी कि पिछले साल जब बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में असातिज़ा लाहौर और इस्लामाबाद गए, तो उस वक्त निगरान हुकूमत थी। तो मलिक अहमद बख्श जो इस वक्त स्पीकर है पंजाब असम्बली के, वो और मोहतरमा मरम नवाज शरीफ जो आजकल पंजाब के वज़ीर आला हैं, इन्होंने ज़मानत दी थी कि आप अब चले जाइए, हम इंशाल्लाह आपको लीव इनकैशमेंट का मसला भी हल कर देंगे। बहुत से लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है कि ये लीव इनकैशमेंट क्या होती है। मैं बताता चलूँ कि मुलाजिम को 25 छुट्टियाँ आम तौर पे साल में मिलती हैं, जो वह हेडमास्टर से वक्तन फ़क्तन ले लेता है, और 12 छुट्टियाँ ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट के ऑफिस से, महकमा तालीम के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ती है। अगर ले लें तो ठीक, अगर नहीं तो फिर सर्विस के एंड पे आपको 1 साल की तनख्वाह के बराबर पैसे मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ अर्सा पहले हमारे टीचर ज़फ़र इकबाल साहब जो प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के, वो रिटायर हुए। उस वक्त कानून लागू नहीं था, तो उनको 14,000 के करीब अपना रुपए पैसे मिल गए। इसी तरह इसहाक शाह साहब, उनको भी लीव इनकैशमेंट के लाखों रुपए मिले। मिर्ज़ा ग़ुलाम हैदर साहब, ग़ुलाम शब्बीर साहब और दीगर बहुत से लोग जिनको ये चीज़ें मिली। लेकिन जब हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि लीव इनकैशमेंट नहीं मिलेगी, तो अब ग़ुलाम यासिन कादरी साहब बता रहे थे कि मुझे 9 लाख का लॉस हुआ। मैं कहता हूँ कि मुझे 9 या 10 लाख का लॉस हुआ। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये मेरे और ग़ुलाम यासिन कादरी या ज़ैद बकर का मसला नहीं, ये सैकड़ों असातिज़ा और सैकड़ों हज़ारों मुलाज़मीन का मसला है, जिस पर हुकूमत ने ये फैसला करके नुकसान पहुँचाया है। तो हमारा हक बनता है। एक तरफ वहाँ ये बहस जारी थी कि इलेक्शन की ड्यूटियाँ दें तो हम, मरदमशुमारी की ड्यूटियाँ दें तो हम, खाना शुमारी और घर शुमारी का मसला हो तो टीचर्स को इस्तेमाल किया जाता है। और जब वो पढ़ाते पढ़ाते बूढ़े हो जाते हैं और इस उम्मीद पे कायम होते हैं कि अब चंद टके आएंगे तो बच्चों के की शादियां करेंगे, मकान बनाएंगे और दीगर मामलात हल करेंगे, तो उस वक्त ये कदगन लगा दी गई कि लीव एनकैशमेंट नहीं देंगे। और भी बहुत से ऐसे
खदशात का इजहार किया जा रहा है कि पंजाब के 35,000 स्कूल तकरीबन ये बंद कर दिए जाएंगे या प्राइवेट शोबे को दे दिए जाएंगे। और हमारे जहानिया के बहुत से लोगों ने दरखास्तें जमा करवा रखी हैं प्राइमरी स्कूल ख़रीदने के लिए, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ इदारों की तरफ से उन्हें फ़ी बच्चा के हिसाब से, जैसे पीफ वाले देते हैं उस हिसाब से ये अपना पेमेंट मिलेगी। अब जो सरकारी मुलाजम हैं या थे या होंगे, उनके बारे में बातें होती हैं कि जब उनको भर्ती किया जाएगा तो कुछ एनजीओज उनसे हर माह तनख्वाह के मौके पे कुछ पैसे ले लिया करेंगे और वो किसी महकमे को कारोबार के लिए दे दिए जाएंगे, और सर्विस के एंड पर जो मुनाफा होगा वो ग्रेजुएटी की सूरत में उनको दे दिया जाएगा। और भी बहुत से मामला को कट करने की कोशिश की जा रही है। तो इस मौका पर वहाँ काफ़ी गम गुस्सा का इजहार भी किया जा रहा था। और फिर इसी सिलसिले की कड़ी है कि 2 दिन के बाद प्रेस क्लब खानेवाल के सामने हमारे ये कायदीन, जिनमें काजी मकबूल अहमद साहब थे, अब्दुल तारक नियाज़ी थे, सैफुल्लाह गिल थे, सईद नियाज़ी थे, फिर अपना साथ साथ जहानिया से गुलाम यासीन कादरी और खानेवाल से बहुत से दीगर लोग शामिल थे। वहाँ मुख्तलिफ लोगों ने तकारीर की और अपने मुतालबात पेश किए। तो वहाँ तारक नियाज़ी ने इंटरव्यू देते हुए, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल पे भी चलता रहा, उन्होंने खासा दिलेराना गुफ्तगू की और अपना मौक़िफ़ बेहतरीन अंदाज में बयान किया। कहते हैं कि आजकल शायद कुछ लोग बताते हैं कि हुकूमत ने ऐलान किया है और मुख्तलिफ एजेंसियों ने कि इस्लामाबाद में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, और जो टीचर एहतजाज के लिए जाएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा और 3 माह के लिए उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखिए कि बहुत से दिलेर इंसान होते हैं जो परेशान नहीं होते, और इन लीडरों में जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनमें से भी बहुत से ऐसे होंगे जो इंशाअल्लाह वहाँ जाएंगे। वैसे तो वो कहते हैं कि हक हमेशा हवादस की जद में रहा, कुव्वत बातला आफियत में रही, जहल हर दौर में वजह कसरत रहा, अक्ल हर दौर में अकलियत में रही। तो हकीकत है कि हक हमेशा परेशानियों का शिकार होता है, और जो हक पे लोग नहीं होते उनके पास तरह तरह के बहाने होते हैं कि असातिज़ा पढ़ाते नहीं हैं, असातिज़ा ये नहीं करते। लेकिन याद रखिए, चंद एक असातिज़ा ऐसे होंगे, लेकिन मजमूई तौर पे आप देखें कि फ़ौज को अगर पढ़े लिखे लोग फराहम किए जाते हैं तो वो उस्ताद करते हैं, महकमा तालीम को पढ़े लिखे लोग मुहैया किए जाते हैं तो वो पढ़ाने वाले उस्ताद होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में लोग जाते हैं तो असातिज़ा की तालीम से वो पढ़ के जाते हैं। फिर एस्टेब्लिशमेंट, फिर बाकी जितने महकमा जात हैं उनमें जाने वाले लोग किसी न किसी उस्ताद से पढ़ के गए हैं। तो जब उस्ताद इतना अजीम है, उस्ताद को जीना कहा गया है, उस्ताद को सीढ़ी कहा गया है, उस्ताद एक आम सा इंसान होता है, लेकिन इसके ऊपर से गुजरने वाले कहते हैं उस्ताद किंग मेकर होता है। उस्ताद से पढ़ने वाले बड़े बड़े ओहदों पे फायज हो जाते हैं। कल मैं करीबी होटल पे गया तो एक लड़का मुझे लपक के मिला, कहने लगा सर आपने मुझे नहीं पहचाना होगा, मैं 2013 में 8वीं क्लास में था और मैं स्कूल छोड़ रहा था, मेरे माली हालात अच्छे नहीं थे, तो मेरे वाले साहब लेके आए थे कि मैंने आज इसको लेके जाना है। तो आपने मेरे वाले साहब को समझाया था कि आप रहने दें, कोई माली मसला है, कोई किताबों का मसला है, कोई और मसला है तो ये मैं इंशाल्लाह कर दूंगा स्कूल की मदद से या अपनी जेब से। तो आपके इस थोड़ी सी मदद से, थोड़ी सी हेल्प से मैं मैट्रिक कर गया, फिर मैंने ग्रेजुएशन कर ली, अब मुझे अच्छी मुलाजमत मिल गई
اور मैं जब भी कभी सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अगर मुझे उस रोज़ आपने ना रोका होता तो मैं कहीं आज तगारी उठा रहा होता, कहीं ईंटें उठा रहा होता। तो तालीम बड़ी चीज़ है, और ये तालीम कौन देता है? ये उस्ताद देता है। तो मैं अरबाब इख्तियारात से कहता हूँ कि आप थोड़े से होश के नाखन लीजिए। ये असातिज़ा जो लाहौर में निकले थे, ये असातिज़ा जो अपना हक लेने के लिए खानेवाल में निकले थे, विहाड़ी, बहावलपुर, रहीम यार खां और दीगर इलाकों में, ये इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और याद रखिए, इनको इनकी खाल में डर नहीं है। ये कहते हैं कि इरादे जिनके पुख्ता हूँ, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो हमारे ये शेर दिल लीडर, हमारे ये शेर दिल रहनुमा इंशाअल्लाह फिर इस्लामाबाद की सड़कों पर इस चिलचिलाती धूप में एहतजाज करेंगे, और यकीनी तौर पे उससे इव्ज़ में हमें बहुत कुछ मिलेगा। तो हमें इन तमाम लोगों के लिए का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। इनके माली अखराजात के लिए फंड्स भी देने चाहिए, इनके लिए दुआ भी करनी चाहिए। और जो अच्छी सेहत के मालिक हैं, मैं तो उनसे इल्तिमास करता हूँ कि वो ज़रूर इस्लामाबाद जाएं। काश मैं सेहतमंद होता तो मैं भी अपनी और बाकी असातिज़ा की और बाकी मुलाज़मीन की काज के लिए वहाँ जाता, लेकिन मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन मेरी हज़ारों दुआएं और तमन्नाएं उन असातिज़ा के साथ हैं जो इस्लामाबाद जाएंगे और महकमा तालीम और दीगर मुलाज़मीन के लिए कलमा हक बयान करेंगे। और मेरी दिली दुआ है कि ये एहतजाज कामयाब रहे, और इसके साथ साथ इसके साथ साथ जो भी हमारे मुतालबे हैं वो पूरे कर लिए जाएं। पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा किया जाए, असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। ये लीव इन कैशमेंट का मसला जिस पे कदगन लगा दी गई है IMF को खुश करने के लिए, वो ख़त्म कर देना चाहिए। ताकि क्या ही अच्छा होता कि ये आज से, अब मैं 28 साल सर्विस करके रिटायर हुआ हूँ। काश मुझे पहले पता होता कि मुझे 10 लाख से महरूम कर दिया जाएगा। मैं एक नहीं, मैं हज़ारों की बात करता हूँ, सारे इन मराहल से गुजरे हैं। काश हमें उस वक्त पता होता कि हमें 10 लाख से महरूम कर दिया जाता है, तो फिर हम हो सकता कुछ और सोचते। अब जब पीक पे हम पहुंचे हैं, अब हम खुश थे कि हमें इतनी रकम मिलने वाली है, तो फिर जब 10-12 लाख या 14 लाख या बाद के ग्रेड वाइज 15 या 20 लाख की जब कट लगाई गई है, तो फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि दुख होता है कि नहीं होता। दूसरे ममालिक को देखें, वहाँ असातिज़ा को जब वो जब वो पढ़ा चुके होते हैं, तो वो कहते हैं कि अब ये पढ़े हुए भी हैं, ये कड़े हुए भी हैं, तो उनको फिर मुलाजमत दे दी जाती है ताकि उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाया जा सके। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जब रिटायरमेंट के बाद हमें महकमे से फारिग किया जाता है, तो फिर हमारे होंठ खुश्क होते हैं, हमारे दिल की धड़कनें बेतरतीब होती हैं, और हम बेयारो मददगार होते हैं। हुकूमत को ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। आप महकमा तालीम या दीगर महकमों को चंद टके देते हुए तो आपको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को आज से बहुत अरसा पहले 28 लाख माहाना तनख्वाह मिलती थी, और अब पता नहीं 19 आला ओहदेदार कौमी क्रिकेट टीम के साथ वर्ल्ड कप के स्क्वाड के साथ शामिल हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि कितनी रकम बनती है डॉलरों के हिसाब से। उनको देते हुए तो हुकूमत को कुछ नहीं होता,
बड़े बड़े अफसरों की तनख्वाहों में इजाफा करके कुछ नहीं होता, कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान की मराहत में इजाफा करते हुए पाकिस्तान को कुछ नहीं होता। और जब असातिज़ा की बारी आती है, दीगर मुलाजमीन की बारी आती है, तो फिर हुकूमत कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। आए दिन तेल महंगा हो रहा है, आए दिन गैस महंगी हो रही है, आए रोज दीगर चीज़ें महंगी हो रही हैं। शुक्र है कि अब हुकूमत पंजाब ने कुछ स्टैंड लिया तो रोटी सस्ती होगी और कुछ चीज़ें सस्ती होगी। तो इसी तरह एक मजबूत स्टैंड लिया जाए, एक मखसूस स्टेप लिया जाए ताकि असातिज़ा के ये मसाइल हल हो सकें। मैं बात को तवालत से बचाने के लिए यहीं एंड कर रहा हूँ, यहीं इख्तिताम कर रहा हूँ। और एक मरतबा फिर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, उनके भाइयों और दीगर अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने 28 मई 2024 को, जो हमारी तारीख का एक सुनहरा दिन है, यौम तकबीर के नाम से हम इसको याद करते हैं। इस रोज़ पाकिस्तान ने 6 धमाके करके इंडिया के 5 धमाकों का मुंह तोड़ जवाब दिया था। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की साल हर साल की मेहनतें उस रोज़ रंग लाई थी, और मुझे वो लम्हा आज भी याद है। दिन के 3:58 पर जब कोहे कामरान अपना बलूचिस्तान के इलाका चावी में कोहे कामरान के अंदर 60 गज गड़ा खोद के उसमें बारूद भरा गया, फिर डॉक्टर कदीर खान ने बटन दबाया तो पूरे का पूरा पहाड़ सफूफ सफ़ेद सफूफ की सूरत इख्तियार कर गया। तो इससे अंदाज़ा कीजिए कि वो कितना ताकतवर बम है, जो किसी भी वक्त, हकीकत है कि अगर हमारे पास ये एटम बम ना होता, हमारे पास ये एटमी असला ना होता, तो इंडिया हमें कब का खा चुका होता। हमारे पास इंडिया का आखिरी सूबा आसाम हमसे 25,000 किलोमीटर दूर है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गौरी और शहीन ये 2700 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं। कहते हैं कि डॉक्टर कदीर खान ने परवेज़ मुशर्रफ से कहा कि आप मुझे इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर करने की इजाज़त दे दीजिए। तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और कहने लगा कि अच्छा, आप 5,000 रेंज इसकी करके आप इसराइल को हिट करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। आलमी बरादरी हमारे मुखालफत करेगी, लेकिन दुख की बात है कि बाद में आलमी बरादरी को खुश करने के लिए परवेज़ मुशर्रफ ने इस अजीम हीरो को ज़लील ख़ार किया। कुछ असला पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के दीगर इदारे, ये कुछ लोगों को हल्का फुल्का सामान सप्लाई कर रहे थे। तो जब आलमी सतह पे बात खुली तो इन्होंने पूरे का पूरा मलबा डॉक्टर कदीर खान पर डाल दिया हुकूमत ने कि इन्होंने सप्लाई किया है, और अमेरिका ने कहा कि इसको हमारे हवाले कर दीजिए। आफरीन है ज़फ़रुल्लाह जमाली की, जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी डेड बॉडी के ऊपर से गुजर के वो आप डॉक्टर कदीर खान को उनके हवाले कर सकते हैं, वरना मैं उनको हवाले नहीं करने दूंगा। मैं सलाम पेश करता हूँ उस अजीम वज़ीर आज़म को, जिन्हें हम ज़फ़रुल्लाह जमाली के नाम से याद करते हैं। बाद में क्या किया गया कि एक और बोली हरकत की गई। डॉक्टर कदीर खान को टीवी स्टेशन पर लाया गया और उन्होंने गुलगीर आवाज़ में कहा कि हुकूमत का कोई कसूर नहीं, एस्टेब्लिशमेंट का कोई कसूर नहीं, फौज का कोई कसूर नहीं, ये मेरा कसूर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो शख्स जिसने हमारी खातर हॉलैंड को खैरबाद कह दिया,
وہ ملک کی محبت میں وہاں جو بھی تجربہ کرتا وہ اتنا ذہین تھا کہ اس کے جو فگر ہوتے وہ اپنے پاس نوٹ کر لیتا یا کاربن کاپی اپنے پاس رکھ لیتا. اور جب 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم بنانے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیے، اور 3,000 تنخواہ پر ان کو یہاں ملازم رکھ لیا گیا، اور وہ کوہوٹا لیبارٹری میں سر جھکا کے اپنا کام کرتے رہے. اور 1984 میں ایٹم بم بن گیا. ضیاء الحق امریکہ گئے تو امریکہ نے اس کا ماڈل ان کے سامنے رکھ دیا کہ آپ نے یہ ماڈل بنایا ہے، یہ اسلامی بم. تو اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ بنایا ہے یا نہیں پتا، میں جا کے پتہ کروں گا. حالانکہ سب کچھ انہیں کی نگرانی میں ہو رہا تھا. اور اس کے بعد میں آج پھر کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے پاس یہ ایٹم بم نہ ہوتا تو انڈیا میں کب کا ہڑپ کر چکا ہوتا. واسف علی واسف کہا کرتے تھے پاکستان ایک نور ہے اور نور کو کبھی زوال نہیں. انشاءاللہ پاکستان جیسا بھی ہے، جن حالات میں بھی ہے، انشاءاللہ قیامت کی دہلیز تک یہ قائم رہے گا اور امت مسلمہ کے لیے آس، امید، شمع اور کرن کی حیثیت اختیار کرے گا. میں نے بات ناشتہ سے شروع کی تھی، کیونکہ اس روز یوم تکبیر تھا تو میں نے اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دی. میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. والسلام.